नमस्कार दोस्तों, डीडी रिएक्ट के एक और रिएक्शन वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज जो वीडियो मैं आप लोगों के साथ देखने जा रहा हूं वो वीडियो है पाक मीडिया शॉक, भारत से सीखो मुल्क की फॉरेन पॉलिसी कैसे चलाते हैं। तो इस पे पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों पे जो एक्सपर्ट्स आते हैं, जो लोग आते हैं, उनकी राय है भारत की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर। तो चलिए देखते हैं भाई वहाँ के मीडिया में भारत की फॉरेन पॉलिसी को लेकर किस तरह की चर्चाएं की जा रही हैं। देखिए, जब हमारे फॉरेन मिनिस्टर वहाँ जाते हैं उन्हें तो एक बहुत लो लेवल अमेरिकन ऑफिशियल रिसीव करता है। हम फॉरेन विजिटर्स को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, हालांकि जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं उनको उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। ये एक ट्रेडिशनल किस्म का पाकिस्तानियों का रवैया है। इंडियंस ऐसे नहीं करते। अगर ये डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वहाँ जा रही हैं तो आप देखिएगा वहाँ इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा उनको। इनके लेवल का कोई ना कोई जाएगा इनको रिसीव करने के लिए। कोई भी DGIS लगे वो सियासत में इन्वॉल्व ना हो। तो इंडिया की फॉर एग्जांपल किसी को याद भी नहीं होगा, किसी को नहीं पता होगा कि जनाब मेरा ख्याल है कि रॉ का चीफ कौन है, या वो जब लगता है तो वो कोई खबर भी नहीं होती, सिंगल कॉलम भी कोई खबर नहीं आती है। तो ये उम्मीद ये की जाती है कि इसका पॉलिटिकल रोल इस सौदे का डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इंटरफेरेंस के हद तक जो है नदीम अंजुम के दौर में कम होगा। इनके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, जैसे कि सेक्रेटरी स्टेट खुद आ रहे हैं। एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये भाई साहब जो थे ये बहुत सही बात कह रहे थे कि नॉर्मली ज़्यादातर भारत के लोगों को ना RANW के यानी कि रॉ के चीफ का नाम नहीं पता होगा, क्योंकि उनकी जो इंटरफेरेंस है हमारे यहाँ की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स में वो ना के बराबर है। उनका काम सिर्फ एक्सटर्नल है और इंडिया के भीतर उनका कोई रोल नहीं है। और इसके ठीक उलट पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI का रोल भारत के खिलाफ भी है। चलिए एक्सटर्नल है तो होना चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा पाकिस्तान के भीतर की पॉलिटिक्स में उसकी घुसपैठ है। कौन PM बन रहा है, कौन प्रेसिडेंट बन रहा है, किस पार्टी को ऊपर उठाना है, किस पार्टी को नीचे उठाना है, किससे फ़ायदा है, किससे नुकसान है, कैसे चीज़ों पर काबू पाना है। इतने सारे कू हो चुके हैं पाकिस्तान में, तो ये सब ISI का इसके पीछे दिमाग है। तो आप सोच सकते हैं कि लोकतंत्र का जो नज़रिया है, जो चीज़ें हैं, वो बाहर की दुनिया कैसे देखती है, एक पाकिस्तान को और एक भारत को। यही सबसे बड़ा फ़र्क है। तो मेरा ख्याल है वो आपने तो खुद ही बता ही दिया कि ये क्यों हो रहा है। वो एक फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही, तो इसलिए अब आगे पीछे तो होना पड़ेगा ना अमेरिका के। तो ये वही कोशिश की जा रही है कि प्रोटोकॉल ऐसा दिया जाए कि ऐसे उनको अहमियत दी जाए कि हम बड़े ख्याल रखते हैं आपका, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। मगर वैसे भी आयशा, मैंने ये देखा है कि हमारी ट्रेडिशनली हम फॉरेन विजिटर्स को बहुत प्रोटोकॉल देते हैं, हालांकि जब हमारे लीडर्स बाहर जाते हैं उनको उतना प्रोटोकॉल नहीं मिलता। ये एक ट्रेडिशनल किस्म का पाकिस्तानियों का रवैया है। इंडियंस ऐसे नहीं करते। अगर ये डिप्टी सेक्रेटरी स्टेट वहाँ जा रही हैं तो आप देखिएगा वहाँ इस किस्म का प्रोटोकॉल नहीं मिलेगा उनको। इनके लेवल का कोई ना कोई जाएगा इनको रिसीव करने के लिए। हमारा तो यहाँ मतलब है कि भाई पता नहीं, अब शायद फॉरेन मिनिस्टर शायद खुद जाएं उनको रिसीव करने के लिए। आई डोंट नो, ऐसा ही आई डोंट नो, बट जो भी है तो इसलिए लेकिन वो क्यों आ रही है पाकिस्तान विजिट करके? इंडिया का 5 से 7 उनका इंडिया का विजिट है, यानी ये भी वहाँ वो कल आएंगी ना यहाँ जी। तो इंडिया अब फिर पूछती है इंडिया पहले क्यों जा रही है जी। इंडिया के साथ तो प्रेसिडेंट बाइडन ने नरेंद्र मोदी के साथ भी मीटिंग कर ली है। वहाँ इंडियंस जो डेलीगेशंस जाती हैं वो हाईएस्ट लेवल पे वहाँ मुज़ाकरात होते हैं। जब नरेंद्र मोदी ने तो प्रेसिडेंट भी और वाइस प्रेसिडेंट के साथ भी मीटिंग्स की और बड़ी वार्म फ्रेंडली मीटिंग्स। इंडिया तो उनका एक स्ट्रेटेजिक एसेट और एलाई बन गया, पार्टनर बन गया ना, वो तो अब तस्लीम हो गया। तो आप अपने आप को इंडिया के साथ मत कंपेयर करें। मगर मेरा ख्याल है वो जो इंडिया के पास जा रही हैं वो उनसे वही बात करने जा रही हैं कि इंडिया का मौक़िफ़ क्या है, जो बातें उन्होंने पाकिस्तान के साथ करनी है, जो अफ़गानिस्तान के साथ जो बातें करनी है। तो पहले इंडिया से वो बात करके क्लियरेंस लेके वहाँ की, ताकि इंडिया के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो जाए। वो अपनी ब्रीफ जो है उनको बताएंगी, उनसे सुनेंगी, उनके सुनने के बाद अपनी ब्रीफ को अमेंड करेंगी, फिर यहाँ आएंगे। तो वो तो ये मुझे समझ है कि वहाँ क्या करने जा रहे हैं। दूसरा ये कि पहले ये था कि जब भी कोई आता था तो वो या इंडिया जाते थे। ब्लिंकन साहब जब आए हैं पहले तो इंडिया का चक्कर लगा के चले गए, यहाँ नहीं आए।
अब वहाँ ये फैसला हुआ है कि जब भी कोई सीनियर ऑफिशियल आएगा तो वो इंडिया पाकिस्तान दोनों को जाएगा। अच्छा, ये नई पॉलिसी है। यूनाइटेड स्टेट्स में ये फैसला किया गया है कि अब दोनों तरफ बराबर रखेंगे हम। बराबर नहीं रखेंगे, एक ही दौरे में दोनों को मिलेंगे। अच्छा, और हमेशा आप देखिएगा कि ये पहले इंडिया को मिलते हैं फिर इधर आएंगे। पहले ये होता था कि जब इंडिया को मिलना होता था अलग मिलकर चले जाते थे, इधर मिलना होता था अलग मिलकर चले। अब उन्होंने ज्वाइन कर दिया इसको। तो उसकी सिर्फ इसलिए किया है क्योंकि वो इंडिया को ज़्यादा अहमियत दे रहे हैं और इंडिया को ये बताएंगे कि हमने पाकिस्तान के साथ क्या बात करनी है। अच्छा, उन्हें राजदान बना के फिर इसके बाद इधर बात करेंगे। एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये विजिट कितना इंपॉर्टेंट है? पाकिस्तान को इससे कुछ मिलेगा? पाकिस्तान के लिए बहुत अहम है, बिकॉज वो एब्सोल्युटली नॉट तो अपनी जगह, मगर वो फ़ोन कॉल जो नहीं आ रही। तो अब ये 3rd लेवल का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट के बाद डिप्टी सेक्रेटरी आए हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है इज़ अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट मेंबर ऑफ द एडमिनिस्ट्रेशन है। प्रेसिडेंट का नंबर 2 होता है ये इन टर्म्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉरेन पॉलिसी, स्पेशली स्टेट डिपार्टमेंट। तो ये एजेंडा लेके आई हैं आयशा, ये एजेंडा लेके आई, 4-5 पॉइंट्स हैं इनके पास। ये कुछ कंसीड करने नहीं आई, ये लेने आई हैं कुछ ना कुछ। अच्छा, तो वो क्या लेने आई हैं? एक तो ये कि मुज़ाकरात चल रहे थे अमेरिका के साथ। अमेरिका एक एयर कॉरिडोर या एयर बुलेवार्ड उसको कह रहे हैं, वो मांग रहे हैं। बेस नहीं मांगा उन्होंने, फ़ज़ाई राहदारी चाहिए। हाँ, वो कहते हैं कि हमने टेररिज्म को कॉम्बैट करना है और अगर हमें ज़रूरत पड़ी अफ़गानिस्तान में बम्बार्डमेंट की या इंटेलिजेंस की, ड्रोन्स की, या तो हमें एक एयर कॉरिडोर मिलना चाहिए। पहले मिला हुआ था इनको, अब वो कह रहे हैं उसको रिवाइव करें। हम थोड़े से वहाँ घबरा रहे हैं। हम कहते हैं हमें बताएं किस लिए चाहिए, कब चाहिए होगा, हमसे पूछे बगैर आपने नहीं इस्तेमाल करना। हमने उसके ऊपर कुछ कंडीशंस लगाई नहीं, वो कंडीशंस नहीं एक्सेप्ट कर रहे। ये मामला चल रहा है, अभी तक इसके ऊपर रेजोल्यूशन नहीं हुई है और ये बड़ा ट्रिकी मामला है। अमेरिका डटा हुआ है कि हमने ये लेना है और हमें समझ नहीं आ रही है कि हम किस तरीके से अमेरिका को ये ना करें, और अगर हाँ करनी है तो किस तरीके से हाँ करें और क्या क्या कंडीशंस लगाएं और मनवाएं उनसे। तो ये अभी तक मामला चल रहा है। दूसरी चीज़ ये है कि वो बड़ी क्लियर कट बात कहने आए हैं कि जो टेररिस्ट्स हैं उनके साथ कोई पीस टॉक्स नहीं करनी, कोई अमन की बात नहीं करनी, कोई सरेंडर की बात नहीं करनी, उनको एलिमिनेशन की बात करनी। और ये अब उन्होंने ये अच्छा, यहाँ पर मैं रोकना चाहूँगा। यहाँ पे पता है क्या हुआ है, ये जो बात नजम सेठी साहब कह रहे हैं ना, ये बहुत सुलझे हुए पत्रकार हैं। इन्होंने बहुत करीब से पाकिस्तान की जो नीतियाँ रही हैं, जो पाकिस्तान का तरीका रहा है देशों से डील करने का, उसको बहुत ध्यान से इन्होंने देखा है और जानते हैं, बहुत कुछ अनुभव इनके पास। तो इन्होंने खुल के तो नहीं कहा, लेकिन इनके कहने का जो मजमून है, जो संदेश है कि पाकिस्तान गया है फंस। अगर वो अमेरिका की बात नहीं मानता है तो वर्ल्ड की सुपर पावर से वो पंगा ले रहा है, मुश्किलात आएंगी भविष्य में। अगर वो मान जाता है इस कॉरिडोर के लिए, जिसके जरिए अमेरिका जब चाहे तब अपने ड्रोन्स भेज सकता है अफगानिस्तान में, जब चाहे तब अपने फाइटर जेट्स भेज सकता है अफगानिस्तान में, यानी कि तालिबान के खिलाफ, आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए। अब अगर पाकिस्तान ये करने को मान जाता है तो फिर तालिबान जो बैठे हुए हैं अफगानिस्तान में, वो क्या सोचेंगे? वो तो सोचेंगे कि ये तो अभी भी अमेरिका का साथ दे रहा है और हमारे साथ बात करता है पाकिस्तान की, भाई हम आपके साथ हैं, हम आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो ये जो डबल गेम पाकिस्तान ने खेला है ना, इस डबल गेम का अंजाम बहुत बुरा होने वाला है, बहुत बुरा होने वाला है। और वहां के लोग ये बात जानते हैं, जो बुद्धिजीवी हैं। वो उन लोगों को छोड़ दीजिए जो दिन रात यही करते रहते हैं कि अफगानिस्तान में हमारी जीत हुई, ऐसे हुआ वैसा हुआ। अगर जीती हुई तो DGISI को हटाया क्यों, हटा क्यों दिया? खैर, अभी भी लोग नहीं मानेंगे ये, क्योंकि पाकिस्तान की जनता तब मानती है जब उसे ठोकर लग चुकी होती है। तो उम्मीद है बहुत जल्द ठोकर लगेगी और फिर इसको महसूस होगा कि जो इसने खौफनाक खेल, डबल गेम जो खेला है ना अफगानिस्तान के मुद्दे पर, वो दुनिया भर में इसकी और बैंड बजाने वाला है पाकिस्तान की। और ये लोग जानते हैं और ये पाकिस्तान फंस गया है। पहले उसे लगा कि नहीं नहीं हम डील कर लेंगे, लेकिन अमूमन जैसा होता है कि पाकिस्तान चीजें शुरू तो कर देता है लेकिन फिर पिटपिटा जाता है और फिर लगता है कि अरे यार ये क्या हुआ, ये तो इसकी साजिश है और उसकी साजिश है। तो भाई करते खुद हो, भुगतते फिर हो और फिर दोष लगाते हो कि भारत ने साजिश कर दी, लॉबी हमारे खिलाफ है। तो मौका क्यों देते हो लॉबी को? मौका तो आप ही दे रहे हो ना। और वही बात ये सेठी साहब कह रहे हैं
बात नहीं करनी, कोई सरेंडर की बात नहीं करनी, उनको एलिमिनेशन की बात करनी। और ये अब उन्होंने ये एजेंडे पे डाल दिया है, क्योंकि अभी हम बातों में शुरू कर दी है ना हमने कि टीटीपी के साथ जी, कि हम उनके साथ बातचीत करेंगे या किसी ग्रुप के साथ कर रहे हैं हम या कर रहे हैं। तो मेरा ख्याल है ये कहने आए हैं कि अब सारे टेररिस्ट जो हैं वहाँ टीटी और जो है और ये सब मिले हुए हैं, ये एक ही नेक्सस है। और आप अगर बातें शुरू करेंगे तो ये हमें ये बात पसंद नहीं आएगी कि जो लोग आपके ख़िलाफ़ हैं उनके साथ तो आप बातचीत शुरू कर देंगे और जो हमारे ख़िलाफ़ हैं हमें उनको मारने नहीं देंगे आप। तो ये भी हमें एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वो जो कॉरिडोर चाह रहे हैं वो उनको टारगेट करने के लिए चाह रहे हैं। तो एक तो ये भी इशू है, और उनकी वेंडी की तरफ से बयान भी आ गया कि टेररिस्ट के साथ कोई बात नहीं करनी। अच्छा, तो कल भी हमने ये डिस्कस किया था कि अफ़गान तालिबान एक ज़माने में टेररिस्ट थे, तो अमेरिका ने बात की, तो वो फिर मैंने एक्सप्लेन किया था कि वो सिचुएशन में और हमारी सिचुएशन में क्या फ़र्क है, वो तो ऑलरेडी बात हो चुकी। तो ये सेकंड डिमांड है। थर्ड ये है कि आपने किसी सूरत में भी अकेले रिकग्नाइज़ नहीं करना अफ़गानिस्तान तालिबान रेजीम को, जो कि आपने 1997 में या 6 में किया था, 97 में, कि आपने रातों रात उनको रिकग्नाइज़ कर लिया और सऊदी अरेबिया और यूएई को कह के उनको रिकग्नाइज़ करवा दिया। दुनिया को पता भी नहीं चला, आपने रिकग्नाइज़ कर दिया। लेकिन पाकिस्तान तो अमेरिका से मुतालबा कर रहा है कि आप तस्लीम कर लें। हाँ, तो वो ये कह रहे हैं कि जब तक हम सब फैसला नहीं करेंगे तो उस वक्त तक आप ना जाके चुप्स के जाके रिकग्नाइज़ कर लें। उनको फ़िक्र है कि आप वही काम ना करें जो बाद में हुआ था, और वो अभी तैयार नहीं है रिकग्नाइज़ करने के लिए। इसलिए वो हमको कह रहे हैं आपने रिकग्नाइज़ नहीं करना, जब वक्त आएगा तो सब मुश्तरका मिलके करेंगे, उस वक्त तक आप कोई गेम वेम ना खेलें। ठीक है, दिस इज़ द थर्ड थिंग। और चौथा ये है कि जी ये जो ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस है वो तो हम देंगे, मगर जो तालिबान से हमने कमिटमेंट लेनी है कि वो किसी किस्म के टेररिस्ट ग्रुप को वहाँ नहीं रहने देंगे, और वो भी हम चाहेंगे कि वो भी कुछ गारंटीज़ हमें मिलें। और फाइनली जो आखिरी पॉइंट है, जो कि मीडिया के अंदर सारा वक्त आता है, ओपन पॉइंट, कि ह्यूमन राइट्स स्पेशली ख़वातीन के हकूक़ उनको आप प्रोटेक्ट करेंगे। तालिबान अगर नहीं करेंगे तो हम रिकग्नाइज़ नहीं करेंगे। तो ये 5 चीज़ें आपको बताने आए हैं, ये हमारा एजेंडा है, हमें आपकी सपोर्ट चाहिए। और अगर आप हमें नहीं सपोर्ट करेंगे तो फिर देखा जाएगा, IMF भी है और FATF भी है और भी बहुत सी चीज़ें। In a way, do more. In a way, do what we say. Do what we say. Do more is now converted to do what we say. तो दोस्तों वीडियो हो गया ख़त्म, और मुझे लग रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हैं इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्लियर हो गई होंगी कि पाकिस्तान का गेम जो है वो फंस गया है, बुरी तरह फंस गया है। और यहाँ पर देखिए, जब फॉरेन पॉलिसी की बात होती है तो, और उसका कंपैरिजन अगर पाकिस्तान इंडिया से करता है, तो इंडिया उनकी फॉरेन पॉलिसी से बहुत ज़्यादा आगे है। और इसका सबूत क्या मिलता है कि भारत के कितने सारे मित्र देश हो गए हैं और पाकिस्तान के कितने सारे मित्र देश हुए हैं। पाकिस्तान का वही जो पुराना ब्लॉक था उसका वो भी टूट गया है, टर्की आया है साथ में, मलेशिया का भी अभी 50-50 चल रहा है, चाइना है एक तरफ, क्योंकि चाइना को भी पता है कि भाई अब चूंकि पाकिस्तान सबसे खिलाफ चल रहा है तो भाई अपने साथ रखो, क्योंकि उसको भारत को भी देखना है। पाकिस्तान को लगता है कि यार मुझे तो कोई हथियार दे नहीं रहा, मुझे तो कोई चीज़ें मिल नहीं रही, तो चलो चाइना से जो मिल रहा है वही ले लो। तो दोनों के एक दूसरे की ज़रूरतें हैं, इसलिए दोनों एक दूसरे से चिपके हुए हैं। और ये जो लिव इन रिलेशनशिप चल रहा है पाकिस्तान और चाइना के बीच में, तो ये भी ज़्यादा दिन चलेगा नहीं, कि क्योंकि जब वर्ल्ड ऑर्डर फिर से एक बार बदलेगा और जब अमेरिका और चाइना आमने सामने बिल्कुल लड़ाई वाले पोजीशन में आ जाएंगे ताइवान को लेकर या दूसरी चीज़ों को लेकर, तब पाकिस्तान और बुरा फंसेगा। और यहाँ पर काम आएगी भारत की डिप्लोमेसी, भारत की फॉरेन पॉलिसी, जो पिछले कई सालों से क्या, क्योंकि पिछले कई दशकों से और पिछले कुछ सालों में इसमें बहुत ज़्यादा तेज़ी आई है, संबंध अच्छे हुए हैं, तो उसका असर देखने को मिलेगा। और अब भारत को देख ही रहे हो, भारत में कहाँ से इन्वेस्टमेंट आ रही हैं, भारत में कहाँ से चीज़ें हो रही हैं, भारत किन से डिफेंस की डील्स कर रहा है, भारत किन के साथ डिफेंस के युद्धाभ्यास कर रहा है, एक्सरसाइजेस कर रहा है। तो ये सब बताती हैं कि भारत की दोस्ती दूसरे देशों में मजबूत हो रही है, उसकी विदेश नीति मजबूत हो रही है। हालांकि कहने वाले के लोग कहते हैं कि विदेश नीति फेल हो रही है, ये हो रही। देखिए, इसका असर एक दिन में, 2 दिन में, 2 साल में, 4 साल में नहीं दिखता है, इसका असर धीरे धीरे दिखता है और लंबे टाइम के बाद दिखता है, जब एक्चुअल में जरूरत पड़ती है। तो जब एक्चुअल में जरूरत पड़ेगी तब आप देखना भाई, चाइना को काउंटर करने के लिए हम खड़े हुए ना लगातार, तो अब अमेरिका को लगा ना कि अरे नहीं यार, भारत मजबूती से खड़ा है, तो आपको
इंडो पैसिफिक में अगर आपको कुछ करना है तो बिना भारत के करना मुमकिन नहीं है। और अमेरिका ये बात जानता है, और अमेरिका ये भी जानता है कि अगर चीन को कोई इधर टक्कर दे सकता है तो वो भारत ही है, और कोई टक्कर नहीं दे सकता। अमेरिका वहां से आकर सपोर्ट कर सकता है, लेकिन असली जो टक्कर देगा ना वो भारत ही देना है। तो इसीलिए क्वाड बना और बाकी चीजें बनी। तो जाहिर सी बात है पाकिस्तान से हमारी फॉरेन पॉलिसी मीलों आगे है और पाकिस्तानी इसमें बहुत ज़्यादा पीछे हैं। और बाकी तो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनलों पर आप देखते ही होंगे अपने पॉलिसी को लेके कितनी गालियां पड़ती हैं वहाँ के डिप्लोमेट्स को, वहाँ के फॉरेन मिनिस्टर को, कि क्या 2% की पॉलिसी बनाते हैं ये लोग कि कोई कुछ करने नहीं आता। OIC तक में तो इनको पूछा नहीं जाता। अब आप सोचिए, जो मुस्लिम देशों का संगठन है, इनकी कैसी विदेश नीति है, जो मुस्लिम देशों का संगठन है उसमें इनको पूछा नहीं जाता। तो अब सोचिए। तो दोस्तों जल्दी हाजिर होता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।